हेलो फ्रेंड्स, आज हम रोटेटर कफ टेंडोनाइटिस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे कॉमनली शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम भी कहा जाता है। रोटेटर कफ क्या होता है? रोटेटर कफ फाइब्रस शीथ होता है जो कि 4 टेंडन्स आपस में कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट के साथ ब्लेंड करके उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। मैंने रोटेटर कफ पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी दे दिया है, यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर। कौन कौन से ऐसे मसल्स होते हैं जो कि रोटेटर कफ बनाते हैं? तो देयर आर 4 टेंडेंस आपस में ब्लेंड करके मस्कुलर टेंडिनस कफ बनाते हैं। तो ये 4 टेंडेंस है: टेरिस माइनर, infraspinatus, supraspinatus and subscapularis. You can remember this like this: TIS, T for teres minor, I for infraspinatus, S for supraspinatus and S for subscapularis. तो ये 4 टेंडन आपस में ब्लेंड होकर रोटेटर कफ बनाते हैं। क्या कॉजेटिव फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से रोटेटर कफ में टेंडिनाइटिस होता है? फर्स्ट इज द मोस्ट कॉमन इज द एनाटमी। एनाटमी, हमारे शोल्डर जॉइंट की एनाटमी ही ऐसी होती है कि जो शेप ऑफ एक्रोमियन है, it act as a causative factor for causing rotator cuff tendinitis. Second is the repetitive overhead activity. क्या होते हैं repetitive overhead activities? तो प्रोफेशनली ऐसे काम करते हैं जिसमें बार बार थ्रोइंग लाइक एक्शन है, या फिर जो रैकेट स्पोर्ट्स खेलते हैं जैसे कि बैडमिंटन, स्क्वैश, टेनिस, और या जो स्विमिंग के, उनमें ये मोस्ट कॉमनली मिलता है। लेट्स सी कि रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होता है पेन एंड एकिंग। जो पेन है ये और ज़्यादा वर्स हो जाता है नाइट में। तो पेशेंट का मोस्ट कॉमन कंप्लेन क्या होता है कि उसको दर्द होता है, जो दर्द रात में बढ़ जाता है। और दूसरा, जब भी वो कोई भी ऐसा काम करता है जिससे उसके हाथ ओवर हेड एबडक्शन होता है, उससे उसका पेन बढ़ जाता है, जैसे कि कॉम्ब करना या ब्रश करना या किसी चीज़ को शेल्फ से निकालना। तो ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हमको ऐसे पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। जब आप पेशेंट को ऑब्जर्व करोगे तो आपको साइन ये मिलेगा कि जो पेशेंट का शोल्डर फ्लेक्शन और एबडक्शन है, उसका जो रेंज है वो लिमिट हो गया है, मतलब वो पूरा एबडक्शन और फ्लेक्शन और एबडक्शन पूरा नहीं कर सकता है। मोस्ट कॉमन साइन जो ऐसे पेशेंट में मिलते हैं वो है प्रेजेंस ऑफ पेनफुल आर्क। पेनफुल आर्क मतलब जब भी आप पेशेंट को बोलोगे कि आप एबडक्शन करके दिखाओ, तो पेशेंट का जो रेंज ऑफ मोशन है वो 60 to 120 डिग्री के बीच में ही उसको पेन फील होगा, और बाकी इनिशियल एबडक्शन में और लास्ट के एबडक्शन में उसको पेन फ्री रहेगा। ये एक स्पेसिफिक साइन है ऐसे पेशेंट्स के में शोल्डर इम्पिंजमेंट हो रहा है। सो लेट्स सी व्हाट इज द पेनफुल आर्क टेस्ट। जब भी आप पेशेंट को 0 से लेके 180 डिग्री तक पैसिव एबडक्शन कराओगे, एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस, को जो इनिशियल 60 डिग्री का जो एबडक्शन है उसमें पेशेंट कोई कंप्लेन नहीं करेगा कि उसको पेन है। एज सुन एज इट रीचेज द 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री से लेके 120 डिग्री का जो रेंज है उसमें पेशेंट कंप्लेन करेगा दैट ही और शी इज फीलिंग पेन। अबाउ 120 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बाद भी उसको कोई पेन फील नहीं होगा। ये जो एरिया है 60 to 120 डिग्री के रेंज के बीच में, यही सब एक्रोमियल पेन होता है। और ये एक सब एक्रोमियल या रोटेटर कफ डिसऑर्डर में ही इस पार्ट पर पेन फील होता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। अगर पेशेंट को सिर्फ इस रेंज में पेन फील हो रहा है, मतलब उसको सब एक्रोमियल या रोटेटर कफ में प्रॉब्लम हो सकती है। What are the tests required to evaluate for the shoulder impingement? हमको शोल्डर इम्पिंजमेंट के इवेल्युएशन के लिए कौन कौन से टेस्ट करने होंगे? फर्स्ट हॉकिंस टेस्ट, सेकेंड इज द नी टेस्ट एंड थर्ड इज द ड्रॉप आर्म टेस्ट। पेनफुल आर्क टेस्ट से हमें ये तो पता चल गया कि रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस हो सकता है। अब इसे कंफर्म करने के लिए हम 3 और टेस्ट ऐसे करेंगे जो ये कंफर्म करेगा कि ये शोल्डर इम्पिंजमेंट का केस है कि नहीं है। तो उसमें पहला टेस्ट है हॉकिंस टेस्ट, दूसरा है नी टेस्ट एंड थर्ड इज द ड्रॉप आर्म टेस्ट। सो फर्स्ट टॉकिंग अबाउट द हॉकिंस टेस्ट। हॉकिंस टेस्ट में क्या करते हैं, जो पेशेंट का आर्म है उसके शोल्डर को 90 डिग्री पे रखेंगे एंड 90 डिग्री ऑफ शोल्डर फ्लेक्शन विथ एल्बो फ्लेक्स टू 90 डिग्री। यू कैन सी दिस पोजिशन, इस पोजिशन पे हाथ को रखेंगे, शोल्डर 90 डिग्री फ्लेक्शन एंड एल्बो 90 डिग्री फ्लेक्शन, इस पोजीशन पे पेशेंट को रखेंगे। उसके बाद जो एग्जामिनर है वो क्या करेगा,
जो पेशेंट का हाथ है उसको इंटरनली रोटेट करेगा, अंदर की तरफ रोटेट करेगा। जैसे ही वो इंटरनली रोटेट करेगा, अगर पेशेंट फील्स पेन, इन दैट केस द साइन इज पॉजिटिव। व्हाट हैपेंस इन द नीड टेस्ट, जो एग्जामिनर है वो पेशेंट के स्कैपुला को अपने वन हैंड से फर्स्ट स्टेबलाइज करेगा एंड अपने दूसरे हैंड से पैसिवली पेशेंट के आर्म को फ्लेक्स करेगा वाइल इट इज इंटरनली रोटेटेड। फ्लेक्स कर रहा है, मीन वाइल इंटरनली रोटेट भी कर रहा है। इफ पेशेंट रिपोर्ट्स पेन इन दिस पोजिशन, दैट मीन्स the knee test is positive and there is involvement of rotator cuff. Drop arm test. Drop arm test is positive if there is a sudden dropping of arm or weakness in maintaining the arm position during the eccentric part of abduction. पेशेंट को बोलेंगे कि अपना हाथ को एबडक्ट करो और एबडक्ट करके धीरे 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 नीचे लेके आओ। हमने पेशेंट को पहले बोला कि आर्म को एबडक्ट करें एंड देन स्लोली स्लोली नीचे लेके आओ। तो पेशेंट यहाँ फ्रॉम 180 to 90 डिग्री तक तो स्लोली स्लोली लेके आ जाएगा। एज सुन एज इट रीचेस द 90 डिग्री, उसका जो हाथ है वो सडनली नीचे ड्रॉप हो जाएगा और उसका उसमें कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो ये जो सडन ड्रॉपिंग ऑफ आर्म होता है, इट शोज दैट देयर इज अ वीकनेस इन मेंटेनिंग द आर्म पोजिशन ड्यूरिंग द इसेंट्रिक पार्ट ऑफ एबडक्शन, और देयर में ऑल्सो भी पेन प्रेजेंट वाइल लोअरिंग द आर्म। और ये भी हो सकता है कि जब पेशेंट अपना हाथ नीचे कर रहा है तो उस समय हो उसको पेन हो। ये सजेस्ट करता है कि देयर इज अ फुल थिकनेस टियर टू द सुप्रास्पाइनेटस मसल। ड्रॉप आर्म टेस्ट जो है ये सिग्निफाइज करता है कि देयर इज इंजुरी इन द सुप्रास्पाइनेटस टेंडन। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेस्ट to evaluate the rotator cuff injury. Now talking about the treatment involved in rotator cuff tendinitis. First is the rest. Ask the patient to take rest until the pain and the swelling subsides. पेशेंट को बोलेंगे कि जब तक आपका पेन और स्वेलिंग है, सूजन है, वो सबसाइड नहीं हो जाता, दूर नहीं हो जाता, तब तक आप रेस्ट करेंगे। टू रिड्यूस द पेन यू कैन यूज़ आइसिंग, आइस यूज़ कर सकते हैं। And third is the NSAIDs drugs we can use to reduce the pain. Next is the physiotherapy. Physiotherapy may involve overhead activity must be completely avoided. Physiotherapists can involve gentle stretching and strengthening to preserve the range of motion. रेंज ऑफ मोशन को प्रिजर्व करने के लिए जेंटल स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करा सकते हैं। एंड एक्सरसाइज शुड प्रोग्रेस अंटिल द स्ट्रेंथ एंड रेंज ऑफ मोशन इज रिस्टोर्ड। नेक्स्ट, स्टेरॉयड इंजेक्शंस. Steroid injections are applied in subacromial space to reduce the pain. Last option is the surgery. If several months of conservative treatment and steroid injections fail to resolve, in that case we recommend the surgery. Surgery involves the acromioplasty. Acromioplasty is the most common procedure which involves the acromial shaving to increase the space around the inflamed tendon, and tendon may also be debribed. Several months may be required to regain the full strength after the surgery. So this is all about the rotator cuff tendinitis. अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आगे जो भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।